जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साइंस के सब्जेक्ट को पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर करेंगे। अभी हम लोग की बायोलॉजी चल रही है, देन उसके बाद केमिस्ट्री कवर करेंगे, देन उसके बाद फिजिक्स कवर करेंगे। तो इसमें क्या है कि इस बायोलॉजी में जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो सबसे पहले क्या है, सेल चल रहा है। अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारी प्लान वीडियो को देखें। उस प्लान वीडियो में मैंने डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे नए हैं, मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट में दिखा देना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं। आप जब देखेंगे हमारे इस चैनल को, ठीक है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि हर एक चीज की प्लेलिस्ट बना रखी है हम लोगों ने। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये है क्या है, हमारा अभ्यासक डिफेंस चैनल है। ठीक है, इसमें वो टोटल 146 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसको हम टारगेट करने के लिए सीडीएस 1 2026 के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या है कि आपको पीवाईक्यू है। इसके अंदर हम लोग ढेर सारे पीवाईक्यूज को कवर अप करेंगे। ज्योग्राफी की हमारी 10 वीडियोस आ रखी हैं, जिसमें हम क्लास 11th एंड 12th की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। साइंस में मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। ठीक है, साइंस में अभी तक आप देखोगे एक वीडियो तो ये पड़ी हुई है, एक और वीडियो है। ठीक है, एक और वीडियो है हमारी सेल की। वो प्लेलिस्ट में नहीं है, उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये देखिए, हमारा साइंस का सेल चैप्टर पड़ा हुआ है, लेक्चर 2 है। यहाँ से मैंने सेल को पढ़ाना स्टार्ट किया है। आधा से ज्यादा सेल को मैंने अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। मैं अभी नोट्स में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी जो थर्ड लेक्चर है वो आज का लेक्चर है। इसमें हम लोग सारी चीजों को, पूरे सेल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एक एक्सप्लेन सीरीज है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आप इन व्यूज पे मत जाइएगा प्लीज। ठीक है, आप इन व्यूज पे मत जाइएगा, पहले आप इन वीडियोस को देखिए, पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें क्या है, फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इन्हें एक बार देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कितनी डेप्थ में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। इनको देखने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत स्मूथली तरीके से आपके पीवाईक्यू सॉल्व होंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। तो पहले आप इस पे काम करिए। ठीक है, आप और देखेंगे, और आपको प्लेलिस्ट में दिखा देना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर चैनल पे और क्या क्या चीजें हैं। ज्योग्राफी दिखा दिया, साइंस दिखा दिया। साइंस को हम लोग कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कंप्लीटली कर रहे हैं। भारत दर्शन सीरीज ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग सीरीज है। आपके जीएस पेपर में चाहे एनडीए हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, ठीक है, चाहे एफकेट हो, जो भी आपकी मैपिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो, हर एक चीज को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी करंट अफेयर की है। धीरे धीरे हमारी करंट अफेयर की वीडियोस आएंगी और पूरी कंप्लीट करंट अफेयर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आप इस चीज को देखेंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा देखोगे आप, ये मैथ है। ठीक है, ये वोकैब्डोज है, जिसके अंदर हम वोकेबलरी को कवर कर रहे हैं। ये हमारा माइंडसेट सेशन है। मैं आपसे कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज को देखिए, जिससे क्या है कि आपका माइंडसेट चेंज होगा। ठीक है, कि हाउ टू अप्रोच सीडीएफ और एनी एग्जाम, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट, यूपीएससी सेल्स, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, मैंने सीडीएस को एज अ एग्जांपल लेकर के मैंने आपको ये माइंडसेट सेशन लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पीक्यूआरएस क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर सीडीएस 1 2026 के लिए मैथ वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर पॉलिटी पॉलिटी के लेक्चर आप देख लेंगे तो फैन हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से मैंने इसमें 16 वीडियोस आ गई हैं, कुछ 3-4 वीडियोस और होंगी, जिसमें हमारी पूरी कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी, जिसमें हम लोगों ने पूरी एम लक्ष्मीकांत को कवर कर रखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन पॉलिटी में गलत नहीं होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से मिलेंगे। हम लोग सीएपीएफ के पेपर 2 को भी कवर करेंगे। ठीक है, इसमें धीरे धीरे हमारी वीडियोस आती रहेंगी। तो ये हमारा क्या है कि हमारी प्लेलिस्ट है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस करेंगे। ठीक है, बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप हमारे लेक्चर्स को कंप्लीटली देखिए। अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियोस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारा क्या है, साइंस का फ्रंट पेज है। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ये क्या है, हमारे साइंस के नोट्स है। यहाँ पर मैं आपका वो इंडेक्स लगाऊंगा। ठीक है,
ये हमारे क्या है, साइंस के नोट्स हैं। आप देख सकते हैं कितने हाई क्वालिटी के मैंने नोट्स बनाए हैं। अब इसमें क्या है, सिर्फ नाम नहीं लिखा है, ठीक है। मैंने अगर ये सेल उठाया है तो सिर्फ नाम नहीं लिखा है। अगर न्यूक्लियस लिखा है तो न्यूक्लियस क्या करता है उसका मैंने फंक्शन भी लिखा है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। अगर मैंने डीएनए लिखा है तो इसका मैंने फंक्शन ले लिया। इससे क्या होगा, इससे आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकोगे, ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक जैसे रेटिकुलम, ठीक है, इन सभी चीजों का क्या है, मैंने फंक्शन नीचे लिख रखा है। ये इसको आप पढ़ेंगे, इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से है कि आपका एक ही डायग्राम से पूरी सेल की सारी चीजें क्या है, रिवाइज हो जाएंगी, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं। और मैंने इसको अपने लेक्चर 2 में, जो हमारा सेल का पहला लेक्चर है, इसमें लेक्चर 2 में मैंने सारी चीजों को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिएगा। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं। ये देखिए कितने हाई क्वालिटी के नोट्स हैं। अगर आप ये, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली तरीके से क्या करना है, इन नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या करूंगा शेयर कर दूंगा। आप वहां से इन्हें एक्सेस कर लीजिए। एक्सेस करने के बाद इनका प्रिंट आउट निकलवा करके आप रखिए। देन क्या है कि आप नोट्स पढ़ते जाइए और आप लेक्चर देखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी पढ़ते जाएंगे और आपका लेक्चर भी खत्म होता जाएगा। देन इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा, ठीक है। क्या लेकर आऊँ, प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम सेल के टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर अदर क्वेश्चन है, उन सभी को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको 800 प्लस पीवाईक्यूज कराऊंगा, ठीक है। तो क्या है, इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो आप इन नोट्स को, इन हाई क्वालिटी नोट्स को क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कवर कर रहे थे, सेल ऑर्गेनल्स। ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सारी चीजें। ये मैंने ये डायग्राम समझा रखा है अपने लेक्चर 2 में। समझ में आ रहा है? तो आप पहले उस लेक्चर 2 को कंप्लीटली देखिएगा। बस आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जो भी करिएगा कंप्लीटली करिएगा, ठीक है। बीच में छोड़ के मत भागिएगा। ये आपके फायदे के लिए, अपने वॉच आवर्स को बढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपके फायदे के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम भी निकाला है, तो मुझे पता है कि क्या चीजें वर्क करती हैं। इसलिए यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी लेक्चर है उन्हें कंप्लीटली वॉच करिए। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग आज इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा था, ये पहले बता दे रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा था, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने सेल वॉल को कवर कर रखा था, एक, ठीक है। सेल वॉल को हम लोगों ने कंप्लीटली कवर कर लिया था। सेल वॉल का, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो डिफरेंस था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस को भी बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया था, ठीक है। न्यूक्लियस, अब जो हमें पढ़ना है, जो लेक्चर 2 स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। ये जो लेक्चर 2 स्टार्ट होगा, ये जो लेक्चर 2 स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा क्रोमोसोम से, ठीक है। यहाँ से हमारा, सॉरी, लेक्चर 3 स्टार्ट जो होगा वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, क्रोमोसोम से। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो क्रोमैटिन फाइबर्स के पीछे पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं एक बार। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में ही आप धागे नुमा चीज क्या है, बहुत ही आपस में गुथा हुआ रहता है ये सारी चीजें। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग होता है, थिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड बाहर रहता है न्यूक्लियस को, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक, जेली लाइक चीजें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ये धागे नुमा आपस में गुथा हुआ रहता है, ठीक है। डीएनए का बना होता है और इसमें प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे जो क्रोमैटिन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और डीएनए का बना होता है। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर बने हुए ना, ये सब डीएनए है। सब क्या है, डीएनए है जो गुथा हुआ है आपस में, ठीक है। नेटवर्क की तरह होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, यही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में, ऐसे करके, ठीक है। ये जो इतना गुथा हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसे क्या कर जाएगा,
हमारे क्रोमोसोम्स में ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो यही क्रोमैटिन जो पड़ा हुआ है धागेनुमा, ये क्या हो जाएगा, कंडेंस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पर आप देखना, जो क्रोमोसोम पहले नहीं बनता है, ये क्रोमोसोम जो भी बनेगा वो सेल डिवीजन के टाइम पे ही बनता है। तो विजिबल ओनली सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है? ईच, अभी सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा होता क्या है। ईच क्रोमोसोम, अब जो क्रोमोसोम बन के तैयार हुआ है उसमें क्या क्या होता है, टू क्रोमेटाइड्स होते हैं। कैसे क्रोमेटाइड्स, एक क्रोमोटाइड ये हो गया, एक क्रोमोटाइड ये हो गया, इस टाइप से होता है। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे अंदर, हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होता है, 23 पेयर्ड होते हैं। इसमें सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर ये होता है। ठीक है, तो इसमें टू क्रोमोटाइड्स, एक सेंट्रोमेयर होगा। इसमें क्या क्या चीज होती है, इसमें क्या मटेरियल होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें डीएनए से बना होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें जीन्स होंगे। और जीन्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी होते हैं। हेरिडिटी का बस सिंपल सा मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चीजें पास होती हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना, जैसे नाक का हो गया, आंख का हो गया, वो सब इसी क्रोमोसोम के थ्रू ही होते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है कि ये हमारा पूरा न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब ये टॉपिक जो क्रोमोसोम है किसके अंदर हम लोग का चल रहा था, ये न्यूक्लियस के अंदर चल रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बताया था। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है ये बताया था, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, क्रोमैटिन अभी आपको मैंने बताया है, क्रोमोसोम क्या होता है। तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लाइड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम देखेंगे क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम मिलता है। ठीक है, इसमें जो डीएनए होता है वो लीनियर टाइप का होता है। देखते हो ना, धागा होता है तो पूरा क्या है, लीनियर टाइप का होता है। इसमें जो डीएनए होगा वो सर्कुलर टाइप का होता है, इस टाइप से। ठीक है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पुअरली ऑर्गेनाइज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन यहाँ मेम्ब्रेन होते हैं, जिसकी वजह से ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्लियर? आई होप आपको पूरा न्यूक्लियस समझ में आया है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी बाद में जाकर के मैं जब पूरा ये करवा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा, देन आपको मैं रिवीजन भी यहीं कहीं करवा दूं, ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है बेसिकली, साइटोप्लाज्म आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। देख रहे हो, अब ये आपको ब्लू ब्लू कलर की चीजें दिख रही होंगी, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये देख रहे हो, साइटोप्लाज्म। तो ये ब्लू ब्लू कलर का जो जेली लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर अंदर दिख रहा है, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स क्या है, तैर रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया? ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिलता है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है, प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड न्यूक्लियस। समझ आए? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। 70 to 90% वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, सॉल्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि साइट ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल रिएक्शन, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो सब कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अब चलते हैं अपने जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने मोटी मोटी चीजें हम लोगों ने देखी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, सेल वॉल देखा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, सेल वॉल देखा, न्यूक्लियस देखा, ये तीन चीजें हम लोगों ने मोटे मोटा देखा। अभी फिर साइटोप्लाज्म देखा, अब चलते हैं अपने सेल ऑर्गेनल्स। इन साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं ना, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो न्यूक्लियस से लगा हुआ है ना, ये हिस्सा,
इसे हम क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसी के ऊपर न्यूक्लियस से ये जो हिस्सा लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ देख सकते हो इसको प्रॉपर तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आप इधर देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है ये रफ इंडोप्लाज्मिक। अभी दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बस ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, समझ में आ रहा है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये चीज देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एक नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स होते हैं, ठीक है, एंड फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स होते हैं ऐसे करके। और ये क्या है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हैं। समझ में आ रहा है। किसमें मिलेंगे ये, आपको यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलेंगे, लेकिन आपको प्रोकैरियोट्स में क्या है, एब्सेंट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, इसलिए पुअरली ऑर्गेनाइज होते हैं, इसलिए वो वहां पर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज क्या है, रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंट्रासेलुलर में सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका जिम्मेदार कौन है, वो यही है, ठीक है। उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करता है। सेल के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन वर्क करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेल्प्स इन सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि सेल की जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको बनाने में कौन मदद करता है, हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे मदद करेगा, अब जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है तो कुछ तो भेजेगा ना। ये क्या करता है, कुछ ना कुछ चीजें भेजता है, जिससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बनती है। प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब आपको पता है कि ये इस स्ट्रक्चर का होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा इसके पास सरफेस एरिया होता है विद इन अ सेल, ठीक है। इस वजह से ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। बस एक चीज याद रखना कि ये जाहिर सी बात है, ये नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बस इतना याद रखना, ठीक है। टाइप्स ऑफ, अब देखेंगे टाइप्स कितने होते हैं। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये रफ क्यों होता है, ये स्मूथ क्यों होता है, ये चीज देखते हैं। तो रफ क्यों होता है, रफ इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि इन पे क्या छोटे छोटे राइबोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ होता है, ठीक है। द हैज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, ठीक है। अब रफ होता है क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको रफ दिखाई पड़ेगा, मोस्टली फाउंड नियर द न्यूक्लियस। ये सब चीज, तीनों ही चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आपको ये राइबोसोम न्यूक्लियस के पास मिलेंगे, इंडो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आपको मिलेंगे, इसलिए इसकी सरफेस क्या होती है, रफ होती है। तो जाहिर सी बात है राइबोसोम है, तो राइबोसोम का काम भी देख लेंगे अभी। फंक्शंस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहला क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड। अब प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन का मतलब एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा कौन करेगा, ये राइबोसोम करेगा। ध्यान से समझना, ये कौन करेगा, राइबोसोम्स करेंगे, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ काम क्या है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है इसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह क्या है, भेजना है, सेंड करना है। समझ में आ रहा है। तो राइबोसोम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, बनाएंगे, और इनको भेजने का काम किसका है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर है। प्रोटीन का मतलब क्या होता है, एंजाइम्स होता है, हार्मोन्स होता है, एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू गोल्जी अपरेटस। अब ये जो हमारा जो प्रोटीन बना है ये किसके पास जाएगा, गोल्जी भैया के पास जाएगा। अब ये जो गोल्जी भैया क्या करेंगे, इसको क्या, गोल्जी भैया क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोटीन है, बोलेंगे आ जाओ बेटा मेरे पास, ठीक है। इस प्रोटीन को क्या करेंगे, पहले पैक करेंगे, बोलेंगे भाई जाहिर सी बात है फ्लिपकार्ट के थ्रू भिजवाना है, तो सबसे पहले पैकेजिंग तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट है, ध्यान देना, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट में क्या होती है, मान लीजिए पैकेजिंग पूरी हुई, तो ये जो आप देखोगे
प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन को पैकेज कौन करेगा, हमारा गोल्जी अपरेटस करेगा, ठीक है। जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेटस है, ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या करेगा, पैक करेगा, और फिर क्या है, इसको इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, चारों तरफ क्या है, भेज देगा। कौन भेजेगा, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कौन कर रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पूरा रेटिकुलम है, ठीक है। प्रोटीन कौन सिंथेसिस कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। लेकिन इसको, प्रोटीन को पैकेज करना और डिस्पैच करना किसका काम है, हमारी गोल्जी बॉडी का, ठीक है। प्लेज अ रोल इन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने भी बताया ना कि भाई मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में काम करता है, तो उसमें से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो, अब देखेंगे हम लोग जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होगा, राइबोसोम होगा तो रफ बन जाएगा, ठीक है। इसके सरफेस पे कोई नहीं होता है और स्मूथ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। हमारा रफ जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम है, इसलिए प्रोटीन बना रहा है। अब ये स्मूथ है तो ये क्या बना रहा है, हमारा लिपिड एंड स्टेरॉइड बना रहा है। तो ये क्या है, हमारे डिफरेंस है रफ एंड स्मूथ के बीच में। दूसरा क्या है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, स्पेशली इन लीवर सेल। मान लीजिए कोई लीवर सेल है, लीवर सेल में जाहिर सी बात है रफ भी होगा और स्मूथ भी होगा, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ड्रग्स को, जो भी ड्रग्स दिया है, पॉइजन लिया, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। तो अगर पूछा जाए कि पूरे सेल में, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका है, तो वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब स्मूथ क्या कर रहा है, जब लिपिड बना रहा है, स्टेरॉइड बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है। इसमें कैल्शियम आयन को भी स्टोरेज कर सकता है, जैसे मसल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये दो चीजें आपको याद रखनी है, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। आप चलते हैं, कुछ एग्जाम लाइन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। इसी से पूरी एक्सट्रैक्ट करेगी। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। फैक्ट्री मतलब यहाँ से प्रोटीन भी बन रहा है, ठीक है, ठीक है, हमारा लिपिड्स भी बन रहा है, ये सब क्या है, फैक्ट्री है, प्रोड्यूस हो रही चीजें, और इसको हम भेज भी रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन बना रहा है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिपिड्स और डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। तो ये आपके क्या हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए। समझ में आया, आई होप आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये क्या है, हमारा गोल्जी अपरेटस। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, गोल्जी अपरेटस क्या होता है। सबसे पहले जो गोल्जी बॉडी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरीके से होता है, ऐसे फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे क्या है, साइटोप्लाज्म ऐसे करेंगे, तैरते रहेंगे। तो गोल्जी अपरेटस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पर देख रहे हो, जितने भी आप ऑर्गेनल्स देखोगे, सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, वेल डेवलप्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जो क्या करता है, मॉडिफाइज करता है, ठीक है। मान लीजिए प्रोटीन मैंने बनाया, ठीक है, तो प्रोटीन में कोई चीज डिफेक्ट आ गया, तो इसको क्या करेगा, ये मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज कर देगा, ठीक है। चेंज करने के बाद इसको क्या करेगा, पैकेज करेगा, ठीक है। पैकेज करने के बाद क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट करेगा इस पर्टिकुलर प्रोटीन को, लिपिड्स को। ध्यान देना, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। पैकेज करने के बाद कोई चीज भेजी जाएगी, डिस्पैच करेगा तो कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के डिस्पैच में क्या फर्क है, कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ गोल्जी बॉडी के पास चीजों को भेजेगा, ठीक है। अपने आप से अदर सेल ऑर्गेनल्स को कुछ नहीं देगा। ये जितना भी यहाँ पर प्रोटीन बना है, लिपिड्स बना है, वो सब किसको भेजेगा, गोल्जी अपरेटस को भेजेगा। तो ये जो काम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो सिर्फ क्या करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन गोल्जी बॉडी क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर अदर अदर ऑर्गेनल्स को इनकी जरूरत क्या है, और सेल के बाहर कौन भेजेगा, आउटसाइड, आउटसाइड द सेल,
आउटसाइड द सेल प्रोटीन को भेजना है, इनसाइड द सेल प्रोटीन को भेजना है, लिपिड्स को भेजना है, तो कौन डिसाइड करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। समझ में आ रहा है? तो पैकेज्ड मटेरियल डिस्पैच टू इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। कॉम्प्लेक्स शुगर को भी ये बनाने में मदद करता है फ्रॉम सिंपल शुगर, ठीक है। इसको कैमिलियो गोल्जी ने किया था, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रख दिया गोल्जी अपरेटस। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने बताया, फ्लैटेंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जिन्हें सिस्टर्न कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। फ्लैट होगा, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं। इन्हीं स्टेक्स ऑफ सिस्टर्न क्या करते हैं? पूरी गोल्जी बॉडी को ये बनाते हैं, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? लाइसोसोम, जैसे हम सुसाइडल बैग पढ़ते हैं, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। इस लाइसोसोम को बनाने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का है, गोल्जी अपरेटस का है, ठीक है। जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। और गोल्जी बॉडी क्या करती है? लाइसोसोम को बनाती है। लाइसोसोम को कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। इस तरीके से क्या है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम समझेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम क्या होता है? आप देखोगे, दिखा दे रहा हूँ लाइसोसोम्स। बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। ये देखो, जैसे क्या है, ये हमारा क्या है? लाइसोसोम है। इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से स्फेरिकल शेप का होता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर सेल को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मान लीजिए ये सेल क्या होती है, 120 दिन के बाद क्या होती है? इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसको क्या करना है? डाइजेस्ट करना है, खत्म करना है। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, इनको खत्म कर देते हैं। और ये लाइसोसोम की सिर्फ कुछ एंजाइम्स की वजह से होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। दे कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन, आर देयरफॉर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? पूरे सेल को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, फट जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ऐसे करेंगे, फट जाएंगे तो चारों तरफ क्या है? सभी को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। प्लांट सेल में बहुत ही एब्सेंट होते हैं, रेयर होते हैं, क्योंकि वहां पर ये जो लाइसोसोम एनिमल सेल में जो काम कर रहा है डाइजेशन का, वहां पर वो वैक्यूल्स करते हैं, ठीक है, सिमिलर फंक्शन। और ये गोल्जी अपरेटस से बना होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने माइट्रोकॉन्ड्रिया पे। माइट्रोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है? हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बनाऊं, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बनाऊं, फिर इसको क्या है, इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइबोसोम। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? क्रिस्टी, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? राइबोसोम होता है, राइबोसोम। दूसरा क्या है? क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी। तीसरा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैट्रिक्स। जैसे साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक होता है, वैसे हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स भी होता है। और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एटीपी सिंथेसाइज पार्टिकल्स, जिसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। अब हम ये क्रिस्टी समझते हैं होता क्या है। बेसिकली क्रिस्टी क्या होता है? इस तरीके से बल्ब नुमा चीजें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या है? स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके क्या होंगे? स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे करके, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होंगे? स्ट्रक्चर्स होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं? पूरे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसपे रिएक्शंस होना बहुत आसान हो जाता है। ये हमारा क्या होता है?
पांचवी चीज क्या है, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो यूकारियोटिक्स में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेल के द्वारा जो सांस ली जाती है उस वो कहाँ पर होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसी सेलुलर रेस्पिरेशन की मदद से क्या होता है कि एटीपी एनर्जी जनरेट होती है। ये जो एनर्जी जनरेट होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है, जिसे हम करेंसी सेल कहते हैं। ये क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर है। अब ये रेस्पिरेशन क्या होगा, सिंपल सा है, इसके अंदर ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, और यहां से हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब समझोगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, रिचर्ड अल्टमान ने किया था। लेकिन इसका जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा है वो किसने रखा है, बेंडा ने रखा है, ठीक है। ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट ये प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है। एक प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है, दूसरा जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं, उसमें मेच्योर जो होती हैं उसमें ये अब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ अब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में और आरबीसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, जैसे मैंने अभी दिखाया भी है, ठीक है। ये क्या होती है, देख रहे हो, इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है। देन उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टू मेम्ब्रेन्स के बीच में देखोगे, ये क्या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इनर फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, जिसमें आपको एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अपने आप नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन को डेवलप करेगा। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इसमें एंजाइम्स मदद करेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करने में। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि न्यूक्लियस में क्या होता है, लिनियर होता है, ठीक है। इसमें कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा हमारा, लिनियर डीएनए होगा, ठीक है। इसमें 70s का राइबोसोम होता है। इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, स्पेशल फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस मतलब जो अपने आप चीज हो जाए। फिर उसमें आगे क्या लग गया, सेमी ऑटोनोमस, मतलब आधा ऑटोनोमस है, पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं है। क्यों ऑटोनोमस बोला जा रहा है, क्योंकि इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, सेमी ऑटोनोमस। इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम है, इसलिए क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने में सक्षम है, क्योंकि खुद का डीएनए है, ठीक। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस कह रहे हैं। और ये इनहेरिटेड मैटरनली, जो ये जो आ रहा है, ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंटली हो रहा है, इंडिपेंडेंटली, ये मैटरनली होता है। मैटरनली का मतलब होता है मदर के थ्रू चीजें होंगी, ठीक है। ठीक समझ में आया, ये मदर के थ्रू क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे तो इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल भले याद रख लो कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। समझ में आ रहा है। इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है, आपको पता है एटीपी सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता है हर बार कि भाई एनर्जी करेंसी क्या है, तो एनर्जी करेंसी क्या है, हमारा एटीपी है। कहाँ ये जनरेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्या, प्लास्टिड्स में, ठीक है। ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस इसके अंदर होती है। अब चलते हैं अपने प्लास्टिड में। अब प्लास्टिड के अंदर क्या है, प्लास्टिड हमारा आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, प्लास्टिड होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, कि हमारा प्लास्टिड का एक टाइप है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं।
तो प्लास्टिड क्या होता है? हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होता है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि प्लास्टिड एनिमल सेल में मिलता है, तो वो जो होगा आंसर वो गलत होगा। ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है, ये किस में मिलता है? प्लांट सेल्स में मिलता है। ठीक है, P फॉर प्लास्टिड, P फॉर प्लांट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर, एक एक वर्ड की इसकी मीनिंग है। दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड कलरेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये जो प्लास्टिड होगा, ये फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है, पर्टिकुलर जो फ्रूट्स होते हैं उनको क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, ये जो फ्रूट्स होते हैं इन्हीं का क्या करेगा? स्टोरेज भी करेगा। और जो कलरेशन होता है फ्रूट्स के लिए, जो भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है उसको ये मैन्युफैक्चर करेगा, उसी को ये स्टोर करेगा और उसका कलर भी करेगा। ठीक है, फ्रूट्स अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, चाहे फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो प्लास्टिड की वजह से होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स में होता है, आपको पता है एल्गी प्लांट सेल्स में होगा। एनिमल सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जो इनर फ्लूइड फिल्ड रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ स्ट्रोमा क्या होता है। ये आप देख रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, जिसके अंदर ये क्या है? हमारा स्ट्रोमा था। ठीक है, ये क्या होता है? ये इन्हीं स्टेक्स के बीच में, थैलाकोइड के बीच में क्या होता है? स्ट्रोमा फिल्ड होता है। ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड रीजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो कोई पूछे स्ट्रोमा क्या होता है, यूपीएससी पूछे, तो ये क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड रीजन होता है। किसके अंदर होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है। कंटेन दियर ओन डीएनए। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, वैसे प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए होता है। इसके पास खुद का राइबोसोम होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़े थे। समझ में आ रहा है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, उसी तरीके से इसके पास भी खुद का डीएनए का राइबोसोम है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। ये दो टाइप्स का होता है। ठीक है, ये क्या होता है? दो टाइप्स का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर्ड प्लास्टिक, और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस, ये कलर, इसमें कलर नहीं होता है। तो क्रोमोप्लास्ट का ही एक एग्जांपल क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ प्लांट सेल कहाँ पर है। ये हमारा क्या है? प्लांट सेल है। ठीक है, अब प्लांट सेल में आपको ढेर सारे क्या है? आपको सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। इसी में से एक ऑर्गेनल क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस हो जाता है वो यही डिफरेंस हो जाता है क्लोरोप्लास्ट का और ये वैक्यूल्स का। ठीक है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में अगर जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, अब चूंकि क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट का एक कलर्ड होता है। इस कलर्ड में जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, जिसमें अब ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब जहां क्लोरोफिल होगा, जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है सेल के अंदर, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं, तने हरे होते हैं, वो होता है क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे अगर, तो ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, ये जी समझते हैं। ग्रेना क्या होता है? ये देख रहे हो, ये थैलाकॉइड है। ठीक है, आप क्या है? सिक्के नुमा चीजें क्या है? एक दूसरे से क्या है? पैरेलल वे में एक दूसरे से खड़ी हैं। ठीक है, इस एक चीज को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, इस एक चीज को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। और इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इस पूरे ग्रुप को कहेंगे ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम कहेंगे या फिर ग्रेना कहेंगे। ठीक है, ग्रेनम को फिर स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स क्या कहलाता है? ग्रेनम। और एक कोई चीज देखोगे तो उसे हम क्या कहेंगे? थैलाकॉइड कहते हैं। स्ट्रोमा मैंने आपको बता दिया है, एंजाइम डीएनए राइबोसोम से बना होता है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम बस एक होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड।
मैन्युफैक्चर ऑफ फूड का सिंपल सा मतलब है ग्लूकोज को बनाना, ठीक है, ग्लूकोज को बनाना। ये क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिक्स का हमारा क्या होता है, वर्क होता है। अब चलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अभी जो क्रोमोप्लास्ट होता है, पता है कलर्ड प्लास्टिड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कैरोटीन और जेंथोफिल। आप ये बस ये चीज जान लो कि जेंथोफिल क्या होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। जेंथोफिल क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का में क्या आता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कलर आता है। फंक्शन इसका क्या होता है, ये कलर देता है फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, जैसा मैंने बताया था। ये क्यों देता है कलर, ताकि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और उससे उनका सीड डिस्पर्सल हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका रीजन क्या है, पॉलिनेशन के लिए क्या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता था कौन, अगर कलर्ड होंगे तभी क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, और इससे क्या होगा, सीड डिस्पर्सल होगा। एक ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कलरलेस होता है, कलरलेस प्लास्टिड को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जो स्टोरेज करता है, ठीक है, स्टोरेज इन टिश्यूज। तो टिश्यूज में जो भी चीजें स्टोरेज रहती हैं, ठीक है, वो कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट कहता है। अब कुछ टाइप्स होते हैं, एमिलोप्लास्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ये चीज देख लो कि एमिलोप्लास्ट का काम क्या है, स्टार्च को स्टोर करेगा, ठीक है। और प्रोटीनोप्लास्ट जाहिर सी बात है प्रोटीन को स्टोर करेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है। देखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, हमारा क्लोरोप्लास्ट में होगा। स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ होगा, ल्यूकोप्लास्ट में होगा। कलर कौन प्रोवाइड करेगा, क्रोमोप्लास्ट करेगा, ठीक है। ये तीन याद रखना, फिर से देख लो, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में हो गया। अब जब एक बार फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी हमारा फूड बनेगा, उसका स्टोरेज कहाँ होगा, ल्यूकोप्लास्ट करेगा, कहाँ करेगा, टिश्यूज में, ठीक है। और कलर इनको कौन प्रोवाइड करेगा, क्रोमोप्लास्ट करेगा, जो कि कलर्ड प्लास्टिड है। यहाँ पर क्या होता है, फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होता है और अमीनो एसिड्स भी बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, इन्हीं प्लास्टिड्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये जो प्लास्टिड है, इसी प्लास्टिड के अंदर हमारा अमीनो एसिड भी बनता है और फैटी एसिड भी बनता है। आई होप आपको प्लास्टिड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही डेप्थ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये हमारा क्या है, वैक्यूल्स है। अब वैक्यूल्स में आप देखोगे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं फिल्ड विद सेल सैप, ठीक है। वैक्यूल्स ने आपने देखा ही हो कितना बड़ा होता है, ठीक है, इसके अंदर सेल सैप होता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है, ठीक है, इस तरीके से होगा बिल्कुल। ये इसमें क्या होता है, स्टोरेज होता है। ये टेजिडिटी मतलब मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है और वेस्ट को रिमूव करता है। समझ में आ रहा है, वैक्यूल्स क्या करता है, सिंपल सा स्टोर करेगा चीजों को, ठीक है, पर्टिकुलर सेल को टेजिडिटी रिजिडिटी देगा और वेस्ट को रिमूव करेगा, जैसे उसमें लाइसोसोम्स कर रहा था। प्लांट सेल में लार्ज होते हैं जबकि एनिमल सेल में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है आपको पता है, ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है, आपने इसमें किस्में डाल दी तो पानी क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो वाटर क्या है, किसमिस के अंदर जाएगा तो ये फूल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम वाटर पीते हैं तो वाटर जो है हमारी सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो कितना वाटर सेल के अंदर जाना चाहिए, कितना वाटर बाहर रहना चाहिए, ठीक है, ये कौन रेगुलेट करता है, हमारा वैक्यूल्स करता है, ठीक है, ताकि सेल फटे नहीं। बहुत ज्यादा पानी चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। तो ये कौन रेगुलेट करेगा, वैक्यूल्स रेगुलेट करेगा। इसका काम मैंने आपको बता दिया है, ये चीज आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेल डिवीजन पे, ठीक है। अब सेल डिवीजन पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक सेल है, इससे दो सेल बन गई, ठीक है। ये हमारी क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है। इससे हमारी क्या बन गई है, डॉटर सेल बन गई है, ठीक है। तो जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। दो टाइप्स का होता है, ठीक है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन होता है जिसे हम सोमैटिक सेल्स का सेल डिवीजन कहते हैं, वो किसके थ्रू होता है, माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है। मान लीजिए जब हमारा ओवम बनता है, ठीक है, और इसके अंदर जब क्या होता है, जो स्पर्म आ जाता है तो
गैमेट्स बन जाते हैं। ये जब क्या जाइगोट का फॉर्म ले लेता है तो बार बार क्या करेगा, ये सेल डिवीजन होता है, तो बहुत तेजी के साथ सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अभी भी माइटोसिस पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। तो ये दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, माइटोसिस में देखेंगे कौन कौन से फेज होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरफेज है, प्रोफेज है, इनलेट फेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस है। यहाँ पर दो तीन चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, इंटरफेज में क्या होता है, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट है। सेल ग्रो करता है, ठीक है, ये प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इसमें डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, ये जब लास्ट में विजिबल होंगे, अभी क्रोमैटिन फाइबर्स ही रहता है। ठीक है, जब हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान जब हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो सी फॉर साइटोकाइनेसिस, सी फॉर साइटोप्लाज्म। और जब न्यूक्लियस का होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। और इससे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है कि एक जो सेल होती है हमारी डिवाइड होके दो इक्वल टाइप की आइडेंटिकल एक जैसे दिखने वाली सेल्स होंगी, और दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, 23 पेयर्ड होते हैं, समझ में आ रहा है। और दोनों के अंदर ही क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, समझ में आ रहा है। और सिर्फ एक सेल डिवाइड होकर के सिर्फ दो ही सेल बनेंगी, चार सेल नहीं बनेंगी। चार सेल मियोसिस में बनती है। ठीक है, मियोसिस में आप देखेंगे ये क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, चार सेल्स बनती हैं। कैसे, एक सेल क्या है डिवाइड होके क्या किस चार सेल्स में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। इससे एक सेल बनेगी, एक सेल इसमें बनेगी, एक सेल इसमें बनेगी, एक सेल इसमें बनेगी। अब यहाँ पर क्या होते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हाफ हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले में आप देखोगे तो फुल है, दोनों में क्या है, इक्वल है, 23 23। ठीक है, 23 23 पेयर क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखोगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ईच में। ये क्या होती हैं, सारी जर्म सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स का मतलब क्या है, जिनसे रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं। इन्हीं से हमारा क्या होता है, इससे हमारा स्पर्म निकलता है, इससे हमारा ओवम निकलता है, और जब ये मिलते हैं तो गैमेट्स हमारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो मियोसिस होता है वो हमारे गैमेट्स के फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। गैमेट्स का मतलब अभी मतलब बताया है कि जब ओवम में क्या होता है, स्पर्म आ जाता है तो उससे गैमेट्स बनता है। ठीक है, इसी से हमारा क्या है, जन्म होता है, इसी से हमारा बेबी बनेगा। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन एंड इम्पोर्टेंट फॉर एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, बेसिकली जो इवॉल्व हुए। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है, हो सकता हो फादर की नाक कुछ और हो गई हो, बच्चे के अंदर मदर की नाक आ गई हो। तो इस तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, और इन जेनेटिक वेरिएशंस के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो मियोसिस ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स नहीं जाते हैं। तो आई होप आपको इस पूरा लेक्चर समझ में आ गया कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस सिंपल सेल डिवीजन होगा। मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेल डिवीजन होता है उसे मियोसिस कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल समझ में आ गया होगा आपको, क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लास्टिड मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया समझाया है, लाइसोसोम समझाया है, गोल्जी अपरेटस समझा दिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझा दिया है, इसमें रफ स्मूथ दोनों समझा दिया है, साइटोप्लाज्म समझाया है। ठीक है, और क्रोमोसोम समझाया है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में, जितना डिटेल में हो सका मैंने आपको एक एक चीजें बताई हैं। ठीक है, आप इन नोट्स को हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से एक्सेस कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, इन लेक्चर्स को देखिए, बार बार रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली है। इसके बाद आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है, फिर कहीं ये अब एक बार आपने सेल को हम इससे पढ़ लिया ना, इन दो लेक्चर से, तो सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, डेफिनेटली आप उसको करेक्ट करके आओगे। इतना मैंने इसमें मटेरियल और कंटेंट डाला है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा
दम लगा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप चाहते हो कि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे और जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। आप हमारे इंस्टा अकाउंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल नंबर है। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, कि कोई क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस पर्टिकुलर साइंस में हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे ये बता दें। कंप्लीट सिलेबस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर रहे हैं, ये आपने देख ही लिया है, ठीक है। इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आएंगे, ये वीडियो सॉल्यूशन आ ही रहे हैं और पीवाईक्यूज के भी वीडियो सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, बाय बाय।